और अगले सेशन में एज अ गेस्ट हमारे साथ अवेलेबल हैं रामाशंकर सर, जो सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरी लगाते हैं। उन्हीं से आज चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है तो आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आज बुलाने का मेन मुद्दा ये था कि जो हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बहुत सारे मुद्दा में सबसे बेहतरीन मुद्दा ये है और सबसे परेशानी वाली मुद्दा है, तो इससे निपटने के लिए हम और आप या देश कैसे निपट सकता है? सबसे पहले तो ये जानिए सर कि जो बेरोजगार लोग हैं वो दो तरह के हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति है जो अशिक्षित है। हाँ, मान लीजिए शिक्षित नहीं है या कोई काम नहीं सीखा है तो वो लेबर में बेचारा चला जा रहा है। उसको अगर मान लीजिए एक दिन दिहाड़ी किया, नहीं मिल पाया तो वो बेचारा फिर बेरोजगार है अगर महीने में 10 दिन काम किया। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में बना हुआ है, शिक्षित बेरोजगार। बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ कि बीटेक कर के लेकर साइबर कैफ खोल के बैठा हुआ है, बीटेक किया हुआ है। शिक्षित बेरोजगार। आप समझने का प्रयास करिएगा सर। जैसे आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब व्यावसायिक डिग्री है, कि इसको पढ़ने के बाद आप रोजगार होंगे, इसकी गारंटी है। बिल्कुल। जैसे आप मान लीजिए कि बीएड कर लिए, हमारे सेक्टर में चले जाइए, डीएलएड कर लिए, इंजीनियरिंग के सेक्टर में चले जाइए, आप मान लीजिए बीटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, ऐसे ऐसे डिग्री वाले बच्चे भी बेचारे बेरोजगार है। अब समस्या क्या है? सरकार के पास नौकरियां होते हुए भी नौकरी नहीं देना चाह रही है। अच्छा, आज मान लीजिए कि एक माँ बाप किस आशा के साथ अपने बच्चे को पढ़ाता है कि इस बच्चे को मैं 25 साल तक अगर पढ़ा रहा हूँ तो एक दिन इसकी सरकारी नौकरी लगेगी और ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बिल्कुल। लेकिन पता चल रहा है कि वही बच्चा जब 25 साल का हो जा रहा है, माँ बाप पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, बोल रहा है सरकार नौकरियाँ। कितना क्या ये देखा जा सकता है कि वैकेंसी की जो संख्या है वो थोड़ा और जनरेट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को? एकदम जरूरत है। जनरेट न भी करे, हाँ, जो रिक्त पद है हर विभागों में उतना निकाल दे तो सर हमको लगता है कि शिक्षित जो बेरोजगार है वो व्यक्ति अपने अपने फील्ड में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर का फील्ड ले लीजिए तो टीचर के फील्ड में मान लीजिए जो व्यक्ति ये बीएड किया है, डीएलएड किया है, वो जा सकता है। जो व्यक्ति मान लीजिए इंजीनियरिंग किया है वो अन्य सेक्टर में जा सकता है। लेकिन सरकार रिक्त पद को भी बहुत आसानी से नहीं भर रही है। अगर पता चल रहा है कि 50,000 रिक्त पद है तो उसमें 10,000 वैकेंसी जा रही है। तो इसमें सरकार भी तो कहीं ना कहीं सर चाह रही है कि हम बेरोजगारी को खत्म करें। ऐसा तो नहीं कि सरकार चाहेगी कि नहीं भाई हम बेरोजगार ही देश के युवा को रखें। वो चाह रही होगी कि सरकारी नौकरी निकालें और बेरोजगारी को दूर करें, लेकिन फिर भी लोग निकाल नहीं पा रहे। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण देखिए, कुछ सरकारें बनती हैं उदासीन होती हैं। अच्छा अच्छा। जैसे अभी हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है, अभी ये देख रहे होंगे कि हमको लगता है कि नौकरी के प्रति बहुत उदासीन है। हाँ, बहुत उदासीन। बिल्कुल। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो ये सरकार की उदासीनता भी कहीं न कहीं शिक्षित बेरोजगारी का कारण बनता चला जा रहा है। मैं तो युवाओं से और शिक्षित व्यक्तियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप शिक्षित भी बनिए तो इस योग्य बनिए कि अगर आप प्राइवेट में ही रहिए तब भी आपको लगे कि कई लोगों के सरकारी नौकरी के बराबर आप काम करिए। बिल्कुल। इसलिए अपने आप में योग्यता लाना बहुत जरूरी है, नौकरी आपकी लगे या बाहर मिले। अच्छा, ये देखा जा सकता है कि अभी के जो यंगस्टर हैं वो डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन डिग्री के अनुसार उनके पास स्किल नहीं हो रहा है। क्या ये देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम बहुत लोगों को ऐसे देखे हैं कि डिग्रियां उनके पास बहुत है, लेकिन स्किल के नाम देखा जाए तो जीरो हो जा रहा है। तो ये भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा। एकदम आप सही मुद्दे पे पहुंचे हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम कोई भी व्यावसायिक शिक्षा अगर लेते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा जैसे मान लीजिए आपका बीएड हो गया, डीएलएड हो गया या बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, तो जो भी कॉलेज खुले हुए हैं उसमें स्किल डेवलप कराया जाता है। लेकिन वो बच्चे सिर्फ डिग्री लेके वो नौकरी के लिए जाते हैं, जबकि वहाँ जो स्किल जो चीजें सिखाई जाती है उसको सीखो ना। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो हमको लगता है आप प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे या निजी सेक्टर अपनी उस काम को करेंगे, तब भी हमको लगता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन वो स्किल आपको आना चाहिए नहीं। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर बीएड है तो आपको पढ़ाने का स्किल आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए।
अब मान लीजिए आप पता चला कि आप बीएड की डिग्री लिए हैं और आपके पास पढ़ाने का स्किल नहीं है, फिर डिग्री का क्या मतलब? डिग्री का क्या फिर आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो यह भी एक मुद्दा है। कहीं कहीं इसमें पूरी तरह से सरकार भी दोषी नहीं है, कहीं कहीं हम जो है कि अपने आप से अब खुद भी दोषी हैं कि जो डिग्री हम ले रहे हैं उसके योग्य हमको बनना है, चाहे हमारी नौकरी लगे या न लगे, लेकिन हम उस काम को जो है कि अगर हमारे फील्ड की अगर वो जानकारी है तो हम उस काम को कर सकें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्किल भी है, डिग्री भी है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उस अपॉर्चुनिटी के न रहने की वजह से वो अब तक बेरोजगार है। तो इस पर तो सरकार ही काम कर सकते हैं, इस पर तो दूसरा कोई का हाथ नहीं हो सकता। इस पर तो सरकार को विशेष गहन अध्ययन करके इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी को हम शिक्षित बेरोजगार करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षित है, अच्छे एजुकेटेड है। अभी आप बात कहे हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगार है। इसकी संख्या ज्यादा है, सब कुछ होते हुए भी वो बेचारे घर पे बैठे। इसकी संख्या ज्यादा है सर। हाँ ज्यादा है, बहुत लोग हैं जो शिक्षित हैं, स्किल है, लेकिन वो बेचारे वो नहीं है। लेकिन मैं युवाओं से ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है कि अगर आपके अंदर स्किल है तो आप अपना हाथ पाँव मारिए। सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना, इस जो है कि उदासीन गवर्नमेंट जो आ गई है सब, इन सबों के भरोसे आपको बैठना उचित नहीं है। पता चलेगा आपका दिन प्रतिदिन एज बढ़ता चला जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके माता पिता का उम्र ढल रहा है और आपके सफलता के इंतजार में आपके माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं। तो कोशिश यही करिए कि जितने कम समय में जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहीं पर अपने जाकर के स्किल को यूज करिए और पैसा अर्न करिए। सर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये डिग्रियां लेने के बाद बच्चे कठोर मेहनत भी कर रहे हैं, और जो कठोर परिश्रम करने वाला है, सरकार भले ही कम वैकेंसियां निकाल रही है, लेकिन वो नौकरी पा भी जा रहे हैं जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अभी आपसे बता रहे हैं कि अभी हम कल क्लास ले रहे थे, कल मेरे पास एक लड़का आया, बोला सर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा। और मेरे माँ बाप जो थे वो सब कोरोना में गुजर गए। अच्छा। मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था। अच्छा। बड़ा डरता है उसके बाद। हाँ। बोला मैं सर एक विद्यालय में पढ़ाता हूँ, हाँ। और मैं सीटेट परीक्षा पास हो जाऊंगा, बीपीएससी पास हो जाऊंगा, हाँ। तो मुझको नौकरी मिल जाएगी, हाँ। मेरा कुछ फीस कम कर दीजिए। अच्छा। तो हम पूछे कि फिर पैसा आता तुम्हारा कहाँ से? बोला सर मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, हाँ। उस विद्यालय के शिक्षक मुझे 500-500 रुपए इकट्ठा करके भेजते हैं। अरे वाह। चला हम सुने तो मेरे आंख में आंसू आ गया। और चूंकि जो संस्थान के डायरेक्टर थे मैं उनके पास ले गया, लेकिन संजोग से वो चैम्बर में नहीं थे। मैंने उस बच्चे से कहा कि तुम बेटा जाओ और तैयारी करो। वहाँ जो है कि हम लोग बहुत कठोर परिश्रम कराते हैं, बच्चों को रिजल्ट दे ही देते हैं। तो उसको वो टेस्ट में लेना था और मात्र उसकी टेस्ट की फीस मात्र 500 थी। हाँ। और उसके लिए बच्चा आया कि सर हमको 2 महीना इलाज कराती, मैं 500 रुपया दे देता। सोच कर देखिए कि उस 500 रुपया का कीमत उसके नज़र में क्या हो सकता है। सुन के हमको इतना कोई नहीं है परिवार में कमाने वाला जो इसको खर्चा चला सके, हालांकि वो एजुकेटेड है। हमने कहा कि तुम बाबू जाओ, तुम टेस्ट दो। जो है कि चूंकि हमारे डायरेक्टर इतने उदारवादी हैं कि अगर जान गए होते तो फ्री कर दिए होते उसको। हाँ हाँ। लेकिन हम बोले कि अगर तुमको देना है तो दो, और नहीं देना है तो रोज आके टेस्ट दो, हम बोल देंगे इस टाइप से। अच्छा, ये सेक्शन हमको देख करके देखे कि बच्चे जब इंटरमीडिएट कर लिए और ग्रेजुएशन पास कर लिए, तो क्या ये हो सकता है कि बच्चे ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी कुछ पैसा अर्न करें और साथ में पढ़ाई करें? कर सकते हैं सर। तो क्या ये आगे ले जाने में रोल प्ले बेहतर करता है या फिर टाइमिंग उधर कील होता है तो आपके तैयारी में कुछ बाधा बनता है? इसी का नाम परिश्रम है सर। हाँ। हमारे पास टोटल पूरे दिन और रात मिला के कितना घंटा? 24 घंटा। हम 24 घंटा पढ़ते तो है नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगर हम मान लीजिए 3-4 घंटा, बहुत सारे बच्चे हैं जो 4-4 घंटा ड्यूटी करते हैं कहीं न कहीं, और वहाँ से जो पैसा अर्न होता है वो आकर के अपने पढ़ाई में लगाते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें वहाँ पहुँचना है। फिर आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं बनता है सर। मैं भी, और आपको बता दो सर, ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी इस बैच में हमको लगता है करीब 85-100-9,000 के नियर अबाउट एडमिशन फीस था। 2 बच्चियाँ मेरे पास आई, दोनों कहीं साहब की सर मेरे पास पैसा नहीं है। हम सोचने लगे कि, तो हम बोले थे भाई पढ़ने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा। बोले सर पैसा आइए नहीं। हाँ। हम बोले कुछ दे दो, बोले कुछ नहीं दे सकते। हम बोले पढ़ना चाहती हो? हाँ। बोले हाँ सर। तो हम कहे कि लेकिन फिर हमको रिजल्ट देना पड़ेगा। हाँ। हाँ। दोनों बच्चों को इलाज कर दिए सर। हमारे वहाँ तो बच्चों का भीड़ लगा रहता है बैच में,
एक एक बैच में 1200 बच्चे, 1500 बच्चे। अभी स्टेट पढ़ाए हैं, एक बैच में 12,000 बच्चे थे ऑनलाइन में। तो ऐसे भी बच्चे आते हैं, अगर उनकी देखने से बात करने से लग जाता है कि ओरिजिनल ये बच्चा है कि जो अपनी मजबूरी को बता रहा है। तो उस केस में तो बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं सर जिनके पास मजबूरियां नहीं होती, लेकिन वो आपके पास एक समस्या लेकर आते हैं। नहीं सर, देखिए वो समस्या उनकी पकड़ में आ जाती है। हाँ। और जिन बच्चों का वास्तविकता होता है ना, अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों से संवेदनशील तरीके से जुड़े, बिल्कुल, आप तुरंत देख करके ये जान जाते, समझ आ जाता है, समझ में आ जाता है कि ये क्या है, मतलब सही है कि गलत है। अरे जिस क्षेत्र में 10 साल से लगे हुए हैं, 12 साल से लगे हुए जैसे हैं, बहुत सारे बच्चे अपना गलत समस्या भी लेके आते हैं। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि उनके हाथ में 30,000 का मोबाइल है, हाँ, उनके स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। फिर भी वो तो वो उनका कहीं न कहीं वो मान लीजिए कि दूसरी बात करके बहाना करके वो लाते हैं। हाँ। लेकिन जो बच्चे हैं सर, उनका रियलिटी पता चलता है। हाँ। तो ये जो है कि ऐसे बच्चे अगर मेहनत करते हैं ना सर, रिजल्ट भी देते हैं। वहाँ फिर बेरोजगारी और सरकार वहाँ बीच में आड़े नहीं बनती। नहीं बनती। सरकार किसी का रहे, 2,000 पोस्ट आया वो अपना स्थान बना लेते हैं। परिश्रम करने वालों को तो मिलना है सर, करने वाले। लेकिन बहुत ऐसे भी केस देखा गया है सर कि बहुत परिश्रम करने वाला विद्यार्थी भी कभी कभी फंसा रहता है। हाँ, कभी कभी फंसा रहता है। तो इसका पीछे का अब क्या देखिए सर, साइकोलॉजी है? जैसे आप कहते हैं कि शास्त्रीय वर्णन है कि लाभ हानि जीवन मरण जैसे अपयश विधि हाथ। हाँ, कहा गया है कि 6 चीज भगवान के हाथ में, हाँ, हाँ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपयश। तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए आपका भाग्य दुर्भाग्य भी है, आपका कर्म कर रहे हैं साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है कि आपको कहीं और बेहतर लिखा हो, हाँ, हाँ, तो यहाँ भी अभी आड़े आ सकता है। लेकिन फिर भी वो बच्चे प्रयास किए रहेंगे जीवन में, तो कहीं न कहीं रास्ता खुल ही जाएगा सर। हाँ। और बन ही जाएगा। अच्छा, अभी स्टेट का एग्जाम खत्म हुआ है और बीपीएससी TRE 4 शायद आने की संभावना है ना? तो इसमें बेहतर तैयारी के लिए क्या आप गाइड कर सकते हैं जिससे अच्छा स्कोर कर सके लड़का, इस बार नौकरी मिल जाए, ऐसा क्या कर सके वो? देखिए सर, अभी आज हमको लगता है कि आज के डेट में, कल सरकार शपथ ली थी, आज के डेट में विभागों का बंटवारा हुआ। तो मान लीजिए कि विभागों का बंटवारा हुआ है, अब नए नए मंत्री आए हैं, उन बेचारों को भी कुछ सीखना पड़ेगा, जानना परेगा। तत्काल तो वैकेंसी निकाल नहीं देंगे। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वैकेंसी आते आते हमको लगता है कि फरवरी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अगर बहुत तेज तर्रार मंत्री है तब। तो आपके पास अगर देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का समय है, और आप पहले से तैयारी करके, और TRE 4 की घोषणा चुनाव से पहले हो गया था, तो आप अगर उधर सामान्य अपना तैयारी करते हुए यदि आते रहे, और इसी इधर आपके पास फिर 3 महीने का समय मिला, और तैयारी का लेवल बढ़ा दीजिए, और बढ़ा करके धीरे से आराम से डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए। डेली बाय डेली जो पूर्व क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में उसको देखिए, और डेली एक प्रैक्टिस सेट करिए। संभव हो सके तो ऑफलाइन क्लास करिए, नहीं संभव हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास करके लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, और मेहनत का कोई जवाब नहीं है सर। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट हो ही जाना है। और सरकार भी इस बार बनी है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, तो चूंकि इसके पहले भी वही थे, इस बार भी यही है। हमको लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, हल्का फुल्का मंत्रालयों का बदलाव हुआ है, नए नए मंत्री आए हैं। तो देखिए, तो इसलिए वैकेंसी आना श्योर है TRE 4 का, क्योंकि सरकार भी नहीं मुकर सकती। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को लगातार इस समय अगर नौकरी चाहिए तो कठोर परिश्रम, कम से कम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि TRE 4 जाने के बाद पता नहीं सरकार फिर वैकेंसी देगी कि नहीं देगी। अच्छा, ऐसा यही आपके लिए अंतिम हो, यही अनंतिम हो सकता है। अच्छा, एक चीज और हमको आप सलाह दीजिए कि अभी हमारे बिहार में देखेंगे तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करके बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद में BEd करे या इंटरमीडिएट करके DLED करे, क्या आने वाला भविष्य में BEd और DLED के लेकर के अच्छा भविष्य हो सकता है? देखिए सर, अब जो NEP 2020 आया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, अब इसमें इंटीग्रेटेड BEd कोर्स होने जा रहा है। अच्छा, जैसे आप इंटर अब पढ़ लेंगे तो आप सीधे इंटर के बाद BEd में प्रवेश ले सकते हैं। अच्छा, वो 4 साल का होगा। अच्छा, तो अब ये इंटर के बाद तय हो जाएगा तो आप मास्टर बनेंगे। समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए ग्रेजुएशन पे आप करेंगे तो ग्रेजुएशन पे 2 साल हो जाएगा, आप PG पे करेंगे तो 1 साल का हो जाएगा। अच्छा, तो ये अब बहुत बेहतर भी हो गया है, जो पॉलिसी नई आई है 2020। आने वाला समय में इसका स्कोप है या फिर लगता है कि नहीं समाप्त हो थोड़ी ना। देखिए, ये हमारी कह सकते हैं कि मेहनत और डिग्री कभी बेकार नहीं जाती है, अगर उस फील्ड में हम एक दिशा में काम करते हैं। ये अगर DLED और BEd बच्चा करता है तो वैकेंसियां बहुत आती हैं, जैसे KBS, NBS, DSSB, आर्मी, रेलवे, BPSC, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं। आप योग्य तो बनिए,
और योग केवल डिग्री से नहीं, स्किल से भी होनी स्किल से भी हो रही है, और अपनी तैयारी भी अच्छे से करिए, बेहतर करिए। कहीं कहीं हो ही जाना है सर, कोई जरूरी थोड़ा हम बिहार के बिहार में रहेंगे। नहीं जी, केवीएस अगर हो जाए तो आपका अफसर ग्रेड वाला सुविधा है, दी बेस्ट है केंद्रीय गवर्नमेंट की नौकरी, अभी देखिए वैकेंसी आई है ना। हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्किल डेवलप करिए और मेहनत करिए, मेहनत ही अंतिम विकल्प है। उसके अलावा क्या मिल सकता है? आप मेहनत नहीं करना जानते तो फिर कुछ भी नहीं मिला। आप मान लीजिए डिग्री खरीद लाए, गए, पता चला कि बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, माँ बाप को चुतिया बनाया कि हम मास्टर बन जाएंगे, आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। अब जो आप जान रहे हैं कि अब बीएड और डीएलएड के बाद एक पात्रता परीक्षा हो गई है, जो बिहार गवर्नमेंट उसको या स्टेट के रूप में ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अगर सेंट्रल स्तर पर जाएंगे तो सीटेट के रूप में ले रही है। तो पहले आप पात्रता परीक्षा पास करिए कि मतलब आप पात्र हैं कि नहीं, उसके बाद तब आप मेन एग्जाम में बैठना है। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत तो बिना मेहनत का तो। अच्छा, बेरोजगारी से सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ स्कोप है कि चलिए भाई सरकारी नौकरी ना मिली तो दूसरे स्कोप में घुस करके बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, जिस फील्ड में आपकी तैयारी है सर। जैसे आप मान लीजिए कि आप बीएड डीएलएड किए, आपको नौकरी नहीं मिला, प्राइवेट सेक्टर में आप हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, हम लोग तो नौकरी वाले नहीं है, लेकिन दो नौकरियां के बराबर पैसा कमाते हैं। अच्छा, ये कोई स्किल आपके अंदर आ जाना चाहिए, वो क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे मान कर चलिए हम बीएड किए, डीएलएड किए या बीएड कर लिए, चलिए अभी हम बीएड पर लेकर आते हैं, बीएड किए और हमारे पास बहुत अच्छा स्किल है और सब सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट पे या दो सब्जेक्ट पे कमांड है, तो क्या हम टीचिंग लाइन में ही आकर के पैसा अर्न कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं सर। देखिए, एक अध्यापक अगर अच्छा अध्यापक है, हाँ, वह 1 से 2 विषयों पर बेहतर नॉलेज कर सकता है, हाँ, विशिष्ट पढ़ा सकता है। सामान्य तो हाँ, एक अध्यापक है पूरा समेटे देते हैं, लेकिन अगर उसमें पूरा शोधात्मक तरीके से, अन्वेषण तरीके से अगर पढ़ाना है, नई नई चीजों को डेवलप करना है, आप 4 विषय कर पाएंगे सर? नहीं सर, बिल्कुल अगला हो जाएंगे। 1 से 2 विषय तो आपके लिए बहुत है। और कोई भी सर 1 से 2 से ज्यादा यदि आप उठाते हैं, इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट है। एक विषय तो केवल आप एक विषय से आपके पास बहुत स्कोप है सर, उठा के तो देखिए। हमने मैथ के अलावा कभी नहीं पकड़ा सर दूसरा सब्जेक्ट, एकदम नहीं पकड़ना चाहिए सर। मैथ में मामूली स्कोप है सर। मैथ ग्रुप डी से लेकर के जो झाड़ू लगाता है उससे लेकर के जो अफसर बनता है वहां तक जरूरत है। हमने मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट पर कभी फोकस नहीं किया। कभी बहुत बार ऐसा हुआ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर रीजनिंग पढ़ा, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा आज तक। आप सर देखिए, किसी एक फील्ड की महारत हासिल करिए, तो कोई एक फील्ड की महारत हासिल करिए, फिर आपके सामने कोई आए तो फिर आप उसको फाड़ते हुए निकल जाइए। अच्छा, ये एक बात बताइए कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के दौरान क्या ये अफेयर्स वगैरह जो होते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जिसको कहते हैं, क्या ये बाधा बनता है या फिर सपोर्ट हो जाता है? देखिए, जैसे विकास की 5 अवस्था होती है डेवलपमेंट की। अच्छा। एक गर्भावस्था होती है, जो हम लोग पढ़ाते हैं। हाँ। 9 महीना 10 दिन या 280 दिन के बाद बालक जब धरती पे आता है, तो दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसका नाम है शैशवावस्था, जो 0 से 6 वर्ष का होता है। और उसके बाद तीसरी अवस्था में आता है बाल्यावस्था, और जब चौथी अवस्था में आता है जिसका नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था का एक लक्षण बताया गया है कि किशोरावस्था में बालक जब आता है 12 से 18 वर्ष की आयु में, तो अब विषम लिंगी के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। मतलब लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़का की तरफ आकर्षण का भाव हो जाता है। जहाँ अगर बालक में ऐसी प्रवृत्ति आती है तो यहाँ 2 लोगों का काम होता है उसको सुधारना। एक तो उसके गार्जियन अभिभावक का, बिल्कुल, दूसरा उसका जो दूसरा गार्जियन है जिसको आप अध्यापक बोलते हैं, बिल्कुल उसका। इन दोनों को बालक को सही दिशा में ले जाने की जरूरत रहती है, और इस उम्र में ये होना रहता है सर, लाजमी। ये तो लक्षण है, ये डेवलपमेंट की है, ये लक्षण है, तो उसमें होना है। लेकिन ये है कि बालक को उसमें जो है कि उसको सही दिशा में मोड़ना शिक्षक अभिभावक दोनों का काम है। क्योंकि आप जानते होंगे कि आप भी जब उस समय से गुजरे होंगे तो आप देखे होंगे कि जो है कि विषम लिंगी के प्रति एक आकर्षण का भाव आ जाता है। लेकिन अगर आप पता चलता है कि उसी में बालक में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ जाती है, बिल्कुल, उसी में बदमाशी की प्रवृत्ति उसी में आती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्टेनले हाल, उसने कहा कि ये जो अवस्था होती है आधी तूफान की अवस्था होती है। तो बालक कहने का मतलब कि जो किशोरावस्था होता है ना सर, 12 से 18, उस आयु को अगर अच्छे से बालक को सही दिशा में कर दिया गया, हमको लगता है कि तो सही दिशा का मतलब क्या, प्यार इस मोहब्बत में ना पड़े लड़का? नहीं, देखिए, ये तो रोकने के बावजूद भी कोई बालक रुकता नहीं है, ये ह्यूमन प्रवृत्ति होती है।
लेकिन फिर भी इससे बच करके ही रहना चाहिए मेरी समझ से। यानी कहीं ना कहीं ये तैयारी में बाधा बनता है। तैयारी में बाधा बनता है। आप मान लीजिए चाहे प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, तो आप कहीं ना कहीं अगले को समय देना पड़ता है, और वो समय आपका जो उद्देश्य है कहीं उसमें आप लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें बाधा तो उत्पन्न करता है। दोस्तों, सर के अनुसार भी प्यार मोहब्बत इश्क जो है वो आपके तैयारी में बाधा बनता है। कोशिश करिए कि आप उस लाइन पर न जाएं जब तक कि आपका टारगेट अपना हिट न हो जाए। और टारगेट हिट करने के बाद, नौकरियां लगने के बाद आप डाइवर्ट होइए, कोई नहीं रोकने वाला। जब आपके पास नौकरी ही रहेगी तो नौकरी के बाद तुरंत चाकरी हो जाता है, और चाकरी फिर हो गई तो फिर रोज दिवाली और रोज होली मनाते रहिए। तो पहला प्रयास करिए कि आप अपने सफलता पर काम करिए, आप अपने लक्ष्य पर काम करिए, उसके बाद ये सब में लगिए तो ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा ये सब डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है, चाहे आप अभी समझे या बाद में समय आएगी तब समझ पाएंगे, समय निकलने के बाद। सर जी, इससे बचने का क्या उपाय, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है सर। आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो वही दिख रही है, फेसबुक खोल रहे हैं तो वही दिख रही है, फेसबुक खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं तो वही दिख रहा है। तो इससे बचना तो कहीं ना कहीं सर अब असंभव सा लगता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी इसके बचाने के दो ही लोग हैं। एक तो सबसे बड़ा तो हम किसी भी चीज का स्वयं होते हैं कि हमको स्वयं बचना चाहिए। हाँ जी। लेकिन फिर भी एक गाइड के रूप में जो अभिभावक और एक शिक्षक होते हैं, वो दोनों को इस पर रोल अच्छा होता है। तीसरा रोल होता है संगत। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। कुसंगत का जोर बहुत भयानक होता है। आपका साथी अगर उसी तरह का मिल गया, आप भी उसी दिशा में चल दिए, आपकी कहानी खत्म। ऐसे भी कहा गया है कि 5 बिजनेसमैन के साथ आप बैठते हैं तो छठा बिजनेसमैन आप होंगे। 5 पियक्कड़ लोग के पास आप बैठते हैं तो छठा पियक्कड़ आप होंगे, है ना। संगत का बहुत तो पहली प्रयास से आप ये भी करिए कि आप अपने सराउंडिंग को सुधारिए। एकदम चारों तरफ जो आपके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं उसको आप सुधारिए। यदि उसमें 5 व्यक्ति है जो बेहतर स्कोर करता है तो छठा बेहतर स्कोर करने वाले आप बन जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे माँ बाप या गार्जियन का इसमें सबसे अहम भूमिका होता है। बालक के समाजीकरण का हो गया, या मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र का हो गया। कहा जाता है कि परिवार जो होता है उसका प्राथमिक एजेंसी होती है, और परिवार में कहा जाता है कि माँ जो होती है वो 100 अध्यापक जितना सिखाता है उतना एक माँ सिखाती है। बिल्कुल, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो। तो इसलिए अपने बच्चे को अगर सही गाइड में ले जाते हैं, कुसंगतों से बचाते हैं, तो हमको लगता है कि बच्चा अपने सही दिशा में सही उद्देश्य को पा करके अपने लक्ष्य तक जा सकता है। बिल्कुल। तो इसमें सर एक बात बताइए, जैसे मानकर चलिए आपके ऊपर गार्जियन नज़र तब रख सकते हैं जब आप गार्जियन के पास रहेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर से देहाती एरिया क्षेत्र से पटना पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर तो गार्जियन को रोल है नहीं। यहाँ पर बच्चा स्वयं है और उसके साथ टीचर है और उसके सराउंडिंग में दोस्त हैं। तो गार्जियन को यहाँ पर क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने पटना भेज दिया या दिल्ली भेज दिया, तो गार्जियन यहाँ पर कैसे ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों को? पूरी तरह से आज तो कम्युनिकेशन का साधन है, मोबाइल है। बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये चीज़ आप देखते हो। डेली बाई डेली उसको गाइड करिए। आप अगर एक माँ बाप है तो आप अपने बच्चे के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप उसके सच्चे मित्र भी हैं, सच्चे अभिभावक भी हैं। तो एक सच्चा मित्र, एक सच्चे जो है कि साथी के बारे में क्या क्या नहीं जान जाता। यानी कहीं ना कहीं गार्जियन को ये चाहिए कि हमने यदि बच्चा को बाहर पढ़ने भेजा है तो उसको केयर करते रहे, देखते रहे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना देर कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। केवल आपकी पैसा व्यवस्था कर देना ही जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, केवल आप देखिए, जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई प से पढ़ाई, प से परेशानी। आप कितना हो धनवान रहिए, अगर बच्चा पढ़ाई के दौरान परेशानी में नहीं है, उसको लगता नहीं है कि वो परेशान है। परेशानी का मतलब एज ए सेंस उसको राजाओं वाली व्यवस्था कर देंगे, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। प्राचीन समय में राजा के लड़के भी जंगल में जाकर पढ़ते थे। बिल्कुल। तो पढ़ाई और परेशानी उसको जीवन की वास्तविकता पता चलना चाहिए। इसीलिए हम कहते भी हैं सर, हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी जब पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं तो, और गार्जियन जब पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं तो मैं गार्जियन को कहता हूं कि जब बच्चा आपको 2 तारीख को पैसा मांगता है तो आप 2 तारीख को मत भेजिए, 1-2 दिन लेट करके भेजिए। उसको थोड़ा एहसास होना चाहिए कि पैसा थोड़ा मुश्किल से आ रहा है और हमारे लिए परेशानी बन रहा है। तो हम जितना ज्यादा मेहनत करके जल्दी सक्सेस हो ताकि इस समस्या से हम उबर सकें। नहीं तो बहुत ऐसे गार्जियन है जो 2 तारीख को बच्चा का पैसा आता है तो वो 1 तारीख को ही अकाउंट में डाल देते हैं। हम ज्यादातर ये देखें कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जिनको परेशानियां हैं, जिनको थोड़ा वैसा मिल रही है इन्वायरमेंट कि 1-2 दिन लेट आ रही है, पिताजी के संघर्ष उसको देखना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा जल्दी सक्सेस करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्त, यदि आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं
तो आप कोशिश करिए कि काम भी करिए 1-2 घंटा 4 घंटा जितना भी टाइम मिलता है, और उसके साथ तैयारी करिए, तो आपको एक पैसा का कीमत भी पता चलेगा, सही। और आपको स्किल भी डेवलप होगा, आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, समाज से जुड़ेंगे। हमारे साथ सर बहुत स्टाफ भी काम करते हैं। अब सोचिए कि वो स्टाफ, उसका 4 घंटे की ड्यूटी रहती है। हाँ। 4 घंटा के बाद वो फिर जाता है, पढ़ता है, फिर आता है, फिर शाम को 4 घंटा करता है। हाँ। 4 कितना हो गया? 8 घंटा ड्यूटी। 8 घंटा का मतलब एक डे उसका complete चला गया। हो गया। और उसके बाद वो जो शाम को करता है वो रात में करता है, उसको शाम नहीं कर सकते। अब पूरा दिन वो जाके लाइब्रेरी में या पढ़ाई करता है। संस्थान में किसी पढ़ाई करता है और रिजल्ट भी दे रहा है। हमको लगता है कि वही बच्चे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। वही बच्चे सर, पढ़ाई परेशानी, हाँ। पौ से पढ़ाई, पौ से परेशानी। परेशानी। पढ़ाई के साथ परेशानी ही नहीं कि मतलब बहुत कठिन परेशानी, हाँ। पढ़ाई के साथ परेशानी दिखना चाहिए। हाँ। जब परेशानी दिखेगी तो बच्चा जो है कि उसके प्रति जो है कि आकर्षित, भाई हम जल्दी से कमाए, माँ बाप से झूठो उसको परेशानी पैसा कौड़ी दे रहे हैं अपना, वो तो वो अपने उद्देश्यों की तरफ भागने का प्रयास करेगा, जल्दी से जल्दी पाने का प्रयास करेगा, और जब पाने का प्रयास करेगा तो कठिन परिश्रम करेगा। अच्छा, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने माता पिता से पैसा ले करके बाहर पढ़ रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई के नाम पर उस पैसा का केवल यूटिलाइज कर रहे हैं गलत चीजों में, केवल पढ़ाई के नाम पर माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए आप कैसे बेहतर राह दिखा सकते हैं? देखिए सर, जीवन बहुत कठिन होता है, बिल्कुल। चाहे आप किसी भी परिवार से, आप अगर मान लीजिए आपके घर कितना हूँ बड़ा, मान के चलिए आप धनवान घर से आते हैं, लेकिन अगर उत्पाद रुक जाएगा तो गरीबी आते समय देर नहीं लगेगा। लगेगी। आप मान के चलिए कि अगर वो बच्चा आज माँ बाप चाहे जिस भी तरह से पैसा देते हैं, यहाँ आप पैसा ला करके उसको उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर एक समय, एक निश्चित समय होता है पढ़ने का, एक समय ऐसा आता है कि आप चाह करके भी पढ़ नहीं पाते, सब सारा संसाधन होते हुए भी आप पढ़ नहीं पाते। पढ़ने का या तैयारी करने का एक समय होता है जिसका अधिकतम समय 5 साल होता है, अधिकतम, नहीं तो कोई 2 साल रुकता है, कोई 1 साल रुकता है, कोई 3 साल रुकता है, वैकेंसी आई तो आई, नहीं तो चले। और जब गांव पे जाता है या घर पे जाता है या नात रिश्तेदारी में जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि का भइल हो, आपके पास जवाब नहीं रहता है। कितना हो बड़े फंक्शन में आप गए, खूब बढ़िया सूट वूट पहने हुए हैं, कोई पूछ दिया ये बाबू का चलता है, का होता है, आपके पास जवाब नहीं है। ये तो आपका है जो आप नहीं दे पा रहे हैं। और जब आपके माँ बाप से ये प्रश्न किया जाता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या जवाब दें? क्या जवाब? तो इसलिए मैं ऐसे बच्चों के लिए एक सलाह दूंगा कि ऐसे बच्चे जब भी जो है कि तैयारी में आए, अगर पढ़ने का मन है, तैयारी का मन है, तो एक लक्ष्य बना करके पढ़िए। हाँ। लक्ष्य पाना न पाना वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप लगी, हाँ, युद्ध इतना मजबूती से लड़िए कि हारने वाला भी या जीतने वाला भी ये जान जाए कि इसने कितना मजबूती से लड़ा था। जैसे महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु भले ही मारा गया, लेकिन जिन लोगों ने मारा उन लोगों का भी पसीना आ गया। तो अभिमन्यु बनिए, ताकि युद्ध में अगर मारा भी जाइए, आप अपनी तैयारी में असफल भी हो जाइए, तो ना तो माँ बाप का इसका गलान रहे, ना आपको रहे, ना बाकी लोगों को रहे, ये कहा जाए कि इसने बहुत मेहनत किया, भले ही अब इसकी किस्मत में नहीं थी तो बात अलग। हाँ जी, युद्ध है तो लड़ाई में हार या जीत तो लगा हुआ है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी ये बहुत हद तक किस्मत पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपने जी जान से तैयारी किया, मेहनत किया है और नहीं भी मिली सफलता, तो आप इतना योग्य हो जाते हैं कि जीवन में आपको परेशानियां झेलना नहीं पड़ेगा। तो आप योग्य बनने का प्रयास करें। योग्य यदि आप बन जाते हैं, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो तमाम उद्देश्यों में एक उद्देश्य होता है व्यवसाय की प्राप्ति करना। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने आप को, और आज का जो खास करके हमारे यूपी और बिहार का जो मामला है, जो व्यवसाय की प्राप्ति होती है उसको लोग ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी तब भी इसकी पढ़ाई का उद्देश्य बिल्कुल। बिहार, यूपी में और झारखंड में खास ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। बाकी राज्यों जो विकसित है अपने भारत के, वो देखिए वो ऐसी किसी चीज के पीछे नहीं जाते हैं, वो योग्य बनते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप किए, सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरियां ही करें, सरकारी नौकरी ही करें, उसके अलावा भी बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा। और योग्य बनने का एक ही आपके पास रूट है, वो है मेहनत। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। देखिए सर, आपको बता देना है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसे लोग कहते हैं ना, ऐसे कैसे चल जाएंगे, हाँ, ऐसे कैसे चल जाएंगे, तो गली होती है, रगड़ा भी जाएंगे, हाँ, रगड़ा के गिर भी जाएंगे। हाँ जी, हाँ। शॉर्टकट कुछ नहीं जीवन में होता है। आपको हर गली से गुजरने आना चाहिए।
शॉर्टकट जीवन में आप चलना प्रयास किए। मान लीजिए अगर आपकी किस्मत है, लह गया तो लह गया, नहीं तो लेकिन जब आप जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, परिश्रम के आगे सब कुछ फेल है। आप मेहनत करिए, उद्देश्य को जरूर आप प्राप्त होंगे एक दिन, कहीं से कोई समस्या नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सर यदि आप अभी उत्पन्न वाले समय में हैं, सृजन वाले समय में है, तो आप उस समय को भी यूटिलाइज करिए और थोड़ा सा पैसा अर्निंग पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको पैसा की कीमत समझ में आएगा और उससे जो अनुभव मिलेगा, उस अनुभव को जब आपके जीवन में यूटिलाइज करिएगा ना, तो वो आगे लेकर के जाते हैं। जैसे देखिए सर, आप जीवन में जब एक उद्देश्य को देख करके अपना काम चालू करते हैं, तो आप दो चीज के लिए तैयार रहिए। एक, आप सफल भी हो सकते हैं, एक असफल भी हो सकते हैं। ज्यादातर प्रासंगिकता रहती है कि आप असफल होंगे, संभावनाएं ज्यादा होती है। प्रायिकता जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें बच्चों को समझाते हैं कि देखो कितना % असफल की चांसेस है। ज्यादा % चांस रहता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख बच्चा अगर किसी एग्जाम में, प्रतियोगी एग्जाम में बैठा, तो 5000 सीट है, तो 5000 सरकार को लेना है। असफल कितना है सोचिए। अब जो असफल हुआ तो असफलता के लिए भी आप तैयार रहिए कि हमको क्या करना है। आजकल मेरी समझ से जो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बेरोजगारी में बच्चे को, जैसे वो मान के चलिए कि इंटर, ग्रेजुएशन, सेकेंडरी अपना करें, उसी दौरान उनको कोई ना कोई स्किल भी डेवलप करना चाहिए साथ में, ताकि धीरे धीरे अगर जीवन में आप असफल होते हैं तो वो असफलता आपकी दिखनी नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जब आप घर से निकले हैं कुछ पाने के लिए, तो बिना पा कर गए, इसका मतलब है कि आप अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। मेरे दोस्त, आप या तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसा स्किल से अर्निंग का सोर्स जनरेट कर लीजिए जिससे कोई ये देख करके ना कहे कि आप जीवन में असफल हो। किसी भी क्षेत्र हो, क्षेत्र मायने नहीं रखता। तो बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये भी है सर असफल होने का, ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब तक तैयारी के केस में रहे तो सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए या लेकर के चले। देखिए सर, अगर आप तैयारी के क्षेत्र में हैं तो सोशल मीडिया का फील्ड है। जैसे आपका मान के चलिए, उसी सोशल मीडिया को आप जो है कि फॉलो करिए जिससे आपका लाभ। हाँ। जैसे आप मान लीजिए कि एक तैयारी वाले स्टूडेंट होंगे, तो आपको जरूरी है कि यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। आप इसको देखिए, अब आप इंस्टाग्राम का सहारा लेने लगे, फेसबुक का सहारा लेने लगे, 24 घंटा व्हाट्सएप पे चैट मारिए, तो ये तो आपको इधर भी तो लेके जा रहा है सफलता की तरफ भी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि हमें तैयारी के दौरान इसको लेकर के आगे बढ़नी चाहिए, अभी के टाइम में आप देखेंगे तो मैक्सिमम टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाने के दौरान ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा बेहतर है? देखिए सर, आज जो बच्चे ऑनलाइन में असफल हो रहे हैं ना, हाँ, वो ऑफलाइन पहुंच रहे हैं। अच्छा, और आपको बता दें कि एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा ऑफलाइन ही पढ़ेगा, रिजल्ट देगा उसी से। ये मोबाइल है सर, ये मोबाइल, ये बताइए आप इस पर कितना देर तक देख सकते हैं किसी चीज को। लेकिन आप क्लास 5 घंटा ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 घंटा मोबाइल पे देख पाएंगे। और दूसरी बात सर कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में आपका डाउट क्लियर 100% होती नहीं है। 100% होती नहीं है, जैसे वो पर्दा के पीछे वाला शिक्षा होता है ना। दूसरी बात हम ये भी अनुभव किए हैं सर कि ऑनलाइन में हम बेहतर पढ़ा दे, बहुत बेस्ट पढ़ा दे, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर पढ़ाने के बाद भी कुछ ना कुछ डाउट तो रह जाता है बच्चा के अंदर, क्योंकि सब बच्चा 100% तो कैच नहीं करता। सबके अंदर एडॉप्टिंग कैपेसिटी 100% होती नहीं है। जिस बच्चा का एडॉप्टिंग कैपेसिटी ठीक है, उन्होंने तो ऑनलाइन आपने पढ़ाया और कोई डाउट नहीं हुआ, वो अपना सही रास्ते पर है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी एडॉप्टिंग कैपेसिटी कम होती है, वो यदि ऑनलाइन पे डिपेंड रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं असफलता के राह में है। उनको चाहिए कि यदि हमारी एडॉप्टिंग कैपेसिटी कम है तो ऑफलाइन सेंटर पे जा करके पहले एडॉप्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, उसके बाद ऑनलाइन का सहारा लीजिए। तो जैसे देखिए सर, आज क्या है, आज के समय में अब जैसे कोई भी एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन टेस्ट मार रहे हैं, पेपर आपको मिल गया ऑफलाइन। हाँ। आपको वहाँ पेन चलाना है, मोबाइल कंप्यूटर चलाना नहीं। तो अपना समय ये लगता है कि साला हमारा समय ये चला गया। हाँ। तो ये सब गड़बड़ है ना। आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए ऑफलाइन पढ़िए। अच्छा, ऑनलाइन थोड़ा सा प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव डालता है। भले ही हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन टीचर है। देखिए, जो वास्तविकता है, शिक्षक को हमेशा शाश्वत सत्य ही बोलना चाहिए। हम ही मानते हैं सर, शिक्षक समाज का आईना होता है। लोग उसमें अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। एक अगर दारू पी करके कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, मास्टर साहब को देख गया कि ये मास्टर साहब गुटखा खा रहे हैं, तो वो कहता है कि देखिए मास्टर साहब गुटखा खा रहा है, क्योंकि वो भी अपेक्षा आपसे कर रहा है कि मास्टर साहब ऐसा नहीं कर सकते। एक शिक्षक समाज का आईना होता है। बिल्कुल। लोग उसमें अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। एक बदमाश भी ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कि बदमाश बने। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता है।
इसलिए जो है कि मेरा सलाह बच्चों को यही है कि अगर ऑफलाइन आप पढ़ेंगे हाँ। मेरे समझ से दी बेस्ट रहता है। वैसे बाकी तो आपके पास संसाधन ऑनलाइन का बहुत हो गया है, हाँ, लेकिन ये है कि ये बताइए 4-4 घंटा 5-5 घंटा ऑनलाइन मोबाइल पे नहीं टिक सकते। और यदि यदि वो आपको नुकसान भी है ना, आपकी आँख के लिए भी नुकसान है। आप मान लीजिए कि चिड़चिड़ापन, आप बहुत देर तक मोबाइल पे आप वो रहेंगे तो आप में चिड़चिड़ापन भी आने लगता है। आज देख रहे हैं कि आज जो पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव आता चला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। उसका क्या रीजन है सर? पहला रीजन आप रख सकते हैं मोबाइल का, नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप ड्यूटी से आ रहे हैं, मोबाइल पे भिड़ जा रहे हैं, न पत्नी को तो समय दे रहे हैं, न बच्चे को समय दे रहे हैं। हाँ जी, तो वो कहीं और समय दे रहा है। तो ये बात तो अलग हो गया, ये अलग हो गया। हम ऐसे प्रश्न चिन्ह जो कि शिक्षक है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा करना है। आप मोबाइल ये मामूली खतरनाक चीज है। हाँ जी, आप घर आए, मोबाइल को साइड करिए, आप अपने पति पत्नी में लगिए, बच्चों में लगिए, उनके भविष्य को देखिए, आप अपने घर के परेशानियों को देखिए, तो आप मोबाइल में लग जाते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी के प्रेजेंट में पति पत्नी के रिश्ता खराब करने में एक मोबाइल का भी बहुत बड़ा रोल है? ये है सर, वो प्रेम को घटा दे रहा है ना। इसीलिए पति लोग जो है अभी ड्रम में ज्यादा जा रहा है। तो अलग, वो तो देखिए वो अलग की बात है। हाँ। लेकिन ये है कि वो अभी कहीं न कहीं तमाम कारणों में एक कारण वो बन रहा है। अच्छा, इसको यदि हटा दें, हटा तो नहीं सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं कि ये जो पति अभी बहुत ज्यादा कुटा रहा है तो क्या मोबाइल को थोड़ा मिनिमाइज करने से ही कुटाने की संख्या घट सकता है? घट ही सकता है। कहने का मतलब हाँ। कि ये है कि पहले क्या होता था, झगड़ा झंटा होता था परिवार में। आज से कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने देखा है, हाँ। तो जब ये कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, तो जब तक यहाँ से सूचना ससुराल जाती थी 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता या 1 महीना तक, तब तक इधर पति पत्नी में प्रेम हो जाता था। नहीं हो जाता था। आज के मामले में देखिए, जैसे कुछ हाँ ना हुआ तुरंत मोबाइल उठा के फोन कर देगी। अब उधर से वो लोग चल दिए। अब रिश्ता यहाँ तो पति पत्नी झगड़ा हुआ, तीसरा कूद गया। और पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है सर, जिसमें पति और पत्नी है, तो ये मान करके चलिए कि आपका पैरेलल झगड़ा चलेगा, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई यदि पति पत्नी है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लड़ाई वो झगड़ा नहीं है सर, वो प्रेम और जिम्मेदारी है। हाँ। आप एक दूसरे पर जो अपना अधिकार जताते हैं, उसको झगड़ा नहीं कर सकते। उसमें जब तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर कर देंगे, हाँ। जैसे मान लीजिए कि अभी महिला है, हाँ। और अपने जो है कि घर पे फोन कर दिया, हाँ। उसके माताजी पिताजी भाई साहब बीच में इंटरफेयर कर दी। आज से 10 साल 20 साल पहले जब मोबाइल का संसाधन नहीं था, तो वही जब पति पत्नी में झगड़ा होता था, जब तक वहाँ सूचना जाती थी तब तक इधर प्रेम हो जाता था। आज ऑन स्पॉट फोन चला जा रहा है। हाँ। तो रिश्ता को खराब करने में बहुत बड़ा रोल है सर। और पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है सर, कुछ समय के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। वो जिम्मेदारी है, वो प्रेम है। तो इससे बहुत लोग ऊब जाते हैं सर। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शुरुआती एज में जब आता है शादी होकर के, उसके बाद झगड़ा जब चालू होता है तो वो परेशानी लगता है, क्या कर लिए हम, सबसे खराब चीज यदि जीवन में है तो शादी है। लेकिन उसे ये समझनी चाहिए कि ये प्रेम का एक पात्र है, प्रेम का एक पार्ट है, जिम्मेदारी का एक पार्ट है। इसको होना है, इसको सीरियस जीवन में नहीं लेना है। बिल्कुल। हाँ, ये देखिए आज जो डाइवोर्स का मामला इतना ज्यादा हो गया है, इसका कारण क्या है? तीसरा व्यक्ति का इंटरफेयर। और हम जहाँ तक कि मानते हैं सर कि 2 व्यक्ति के बीच यदि झगड़ा है, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, 2 व्यक्ति के बीच का झगड़ा है, तो उसमें तीसरा व्यक्ति को एंट्री मत लेना चाहिए। तुम नहीं लेने देना चाहिए। कोशिश करिए दोनों अपने में सलटाने का, ना सलट रहा है तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए हटिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें तीसरा को एंट्री नहीं लेना। और खास करके पति पत्नी वाला में तो और नहीं, क्योंकि यदि पति पत्नी वाला में तीसरा व्यक्ति आया तो समझिए रिश्ता खराब होने के चांसेस बढ़ जाती है। आज वो यही तो आपको बता रहे हैं सर कि जैसे झगड़ा हुआ, मोबाइल उठाए तुरंत फोन मार दिए, उधर से वो लोग चल दिए। जो मामला था वो बदल गया, व्यापक हो गया। अब ये बताइए कि जब पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, प्रेम होगा, झगड़ा होगा, तीसरा कोई आया, क्या बोल देगा उस समय? और वो अपने अनुसार तो बोलेगा, वो दिल पे लग जाएगा। आज वही सब समाज में ये व्यापकता आप देख रहे होंगे कि जो डाइवोर्स का ये सिस्टम, इस समय सिस्टम, उसको आप सिस्टम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली कोर्ट में जब चले जाइए तो लगता है कि दुनिया का सबसे बेकार चीज शादी है। फैमिली कोर्ट में जब आप चले जाए तो कहीं ना कहीं सर इस बात पे समझनी चाहिए एज अ गार्जियन, एज अ सास या एज अ ससुर, एज अ माता पिता, कि पति पत्नी में झगड़ा हो तो कोशिश करिए कि वहां से हट जाइए, उन लोग को अपने से सलटने दीजिए। उन लोग का झगड़ा केवल 2-4 घंटा के लिए होता है, फिर वो लोग सलट लेता है। लेकिन यदि उसमें आप इंटरफेयर कर देंगे, उंगली कर देंगे, तो फिर समझिए वो आग में घी डालने के बराबर होगा। वो चिंगारी पकड़ेगा ही पकड़ेगा, और वो फिर कई एक रूप में बदल सकता है। तो इसे बचनी चाहिए। चलिए दोस्तों,
हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दा पर चर्चा की है। अगला टॉपिक क्या हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस टॉपिक पे सर डिस्कशन करिए, तो मैं उस टॉपिक के एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और वहां पर डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। कुछ कहना चाहते हैं सर दर्शकों? हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। और आज जिन जिन मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है, हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा और इस पर अमल करने का भी प्रयास करिएगा, ताकि हम लोग जो है कि अपने अगले एपिसोड में जब आपसे मिले तो फिर आप अपना जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा, ताकि फिर हम लोग अगले मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। जरूर अपनी अपनी समस्या को कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपकी समस्या पर हम लोग काम कर सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।